इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न बैंक से भी है और साथ ही साथ जो परीक्षा बोर्ड है वहाँ से भी है। तो आप लोगों को ये जो मॉडल पेपर है आपको देखना है, सभी को देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर आप छोड़ दोगे, और मॉडल पेपर अगर बाई चांस अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आप बायोलॉजी में फेल हो सकते हो, क्योंकि पासिंग मार्क तो मॉडल पेपर से आता है। तो पास पहले होना है, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रश्नों को और पढ़ना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मॉडल पेपर से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं? 40 नंबर के। 40 नंबर के प्रश्न मॉडल पेपर से रहेगा। बाकी जो 30 नंबर के प्रश्न हैं वो मॉडल पेपर से नहीं रहता है। तो आपको मॉडल पेपर तो पढ़ना है, क्योंकि आपको पास होना पहले पहले प्राथमिकता में आपको पास होना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, भौतिकी, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स, जैसे जो जो मैथ्स लिए, साइंस लिए, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं साइंस के। तो ये अधिकतर मैं देखा हूँ कि इन्हीं सभी सब्जेक्टों में सबसे कम नंबर पाते हैं बच्चे। अब जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, कोचिंग वाला जो है ना वो बता देते हैं कौन कौन से लगभग आएगा, उनको आप पढ़ लोगे, बहुत ज़बरदस्त नंबर लाओगे। लेकिन जो कोचिंग नहीं करते हैं और जो कम पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ पास होने के लिए सोचते हैं ना। तो पास होना है और अच्छा नंबर भी लाना है, अगर मान लो तो जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो नंबर भी आपका अच्छा आएगा, हाई भी आएगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, एकदम रिलैक्स से होकर पढ़ना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही। तो चलो मैं आपको पहले मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। देखो मॉडल पेपर में एक एक नंबर के 5 प्रश्न है, तो पांचों प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर क्या लेना है? उत्तर अनिपेक फलन लेना है। दूसरा प्रश्न है, दूध से चीज बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो योगर्ट कहलाता है। क्या लेना है? उत्तर योगर्ट। तीसरा है, मानव निर्मित इंसुलिन का नाम लिखिए। उत्तर लेना है ह्यूमिलिन, ठीक है, ह्यूमिलिन लेना है इसका नाम। चौथा है, ठंडे वातावरण में रहने वाले स्तनधारियों के कान व पैर छोटे होते हैं, यह किस नियम की आपूर्ति करते हैं? उत्तर क्या लेना है? एलेन के नियम का ये पालन करते हैं। फिर है, मरुक्रमण कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर लेना है चट्टानों से। ठीक है, अगर ये प्रश्न है यहाँ पे आपको देखने, ये जो प्रश्न है मॉडल पेपर में, अगर ये सारे के सारे आ जाते, सारे तो नहीं आएंगे, 2-3 अटेम्प्ट होते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने अभी उत्तर बताया ना वैसे ही आपको उत्तर लेना है। इसके बाद है 2 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में बहुत सारा है 2 नंबर के। तो 2 नंबर के प्रश्न में उभयलिंगाश्री शब्द का अर्थ बताइए। तो क्या बताओगे? उभयलिंगाश्री का अर्थ है क्या है? वे पौधे हैं जिन पर एक लिंगी नर व मादा पुष्प अलग अलग लगे रहते हैं, जैसे कि मक्का। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। तो उभयलिंगी में क्या बताना है? मक्का। ठीक है, उभयलिंगी मतलब, चलो आगे तो इसको समझ गए होंगे, क्योंकि बायोलॉजी वाले हो तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक श्रृंखला समारंभजन, क्या है? हाँ ठीक है, समारंभजन एवं श्रृंखला समापन कोडाल लिखिए। तो क्या क्या है? तो श्रृंखला समापन जो कोडाल है वो है UAA, UAG, UGA, ये है, ठीक है, ये है श्रृंखला समापन कोडान है। और समारभंजन जो है वो है AUG है। 8वां प्रश्न है, ये अभी सब 2-2 नंबर के प्रश्न है ना। फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? उत्तर क्या लेना है? DNA के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आते हैं 9वां प्रश्न के लिए। तीव्र ज्वर, भूख की कमी, पेट में दर्द तथा कब्ज से पीड़ित लक्षणों के आधार पर चिकित्सक किस प्रकार पुष्टि करेगा कि व्यक्ति को टाइफाइड है या अमीबिएसिस नहीं? तो उत्तर क्या बताओगे? उत्तर लोगे टाइफाइड रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखो, अनुवांशिक फसलों के कोई दो लाभ लिखिए। GM फसलों के लाभ। तो GM फसलें फसली, ठीक है, यहाँ पे पौधे व वांछनित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न करती है। ठीक है, इसमें 3 जो है, 2 बताना है, 3 दिया हुआ 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से। बाई चांस 3 में आता है तो आप इसके 4 कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिख सकते हो 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के 4 कारण। चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, 11वां प्रश्न। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? उत्तर लेना है जनन की लैंगिक विधि को अच्छा माना जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन के कारण संतति में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं युग्मक जनन
के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के पृथक्करण, विनिमय तथा युग्मों के संयोगिक संलयन के कारण उत्पन्न पुनर्योजन होते हैं। विभिन्नताएं जीवों के लिए बदलने पर्यावरण में अनुकूलन की संभावना पैदा करते हैं। 12वां प्रश्न है, पर परागण क्या है? पर परागण के 2 लाभ लिखिए। उत्तर देखो, पर परागण क्या कहते हैं? तो जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। यह परागण एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में मिलता है। जैसे कि लाभ में बताया है कि लाभ में पहला है, परागित पुष्पों की संतानें अधिक स्वस्थ तथा पुष्ट होती है। दूसरा क्या है, बीज अधिक संख्या में बनते हैं तथा फल सुंदर तथा स्वादिष्ट होते हैं। और तीसरा क्या है, इनके द्वारा पौधे की नई जातियां तैयार की जाती है। 13वां प्रश्न है, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? ये प्रश्न बैंक से लिया गया प्रश्न है, और जो प्रश्न बैंक से प्रश्न लिया है ये 100% किसी न किसी सन में आए हुए प्रश्न ही है। हो सकता है 2018 से 2022 के बीच जो पेपर हुआ है वो किसी सन में होगा, वहाँ से उठा दिए ये लोग। ठीक है, सेम टू सेम। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रश्न बैंक और दोनों परीक्षा बोर्ड या पर जो आप ले रहे परीक्षा सार, उनको ही मिला के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण में लेना है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, जिसे शिशुधानी प्राणी भी कहते हैं। डीएनए, यहाँ पे 14वां प्रश्न देखो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? इसकी उपयोगिता लिखिए। तो इसकी उपयोगिता हमें बताना है, तो चलो देखो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान तथा आनुवांशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है, जो दूसरे जीव से भिन्नता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता एवं पिता के डीएनए क्रम का सहयोग होता है। इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे, भले ही वे वर्षों पुराने हो, की सहायता से अपराधी की पहचान की जा सकती है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृतिकरण में गुप्त रीडिंग एवं मरम्मत की विधि का वर्णन कीजिए। तो डीएनए का क्षारक युग्मक विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसमें एंडिनिन को ए से दर्शाते हैं हमेशा, थायमिन को टी के साथ दर्शाया जाता है, और साइटोसिन को सी से, और ग्वानिन को जी के साथ युग्मित करते हैं, मतलब दर्शाया जाता है। कभी कभी डीएनए के द्विगुणन के समय गलत क्षारकों में युग्मन हो जाता है युग्मन हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में डीएनए पॉलीमरेज जो त्रुटि होता है ना, एंजाइम प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है। इस क्रिया के समय डीएनए पॉलीमरेज मतलब जो त्रुटि है, एंजाइम टेम्पलेट डीएनए पर 5 डेज मतलब दिशा है ये समझो, ठीक है, और 5 से 3 डेज जो है दिशा में नए न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के पूर्व पहले से निर्मित किए गए न्यूक्लियोटाइड पर वापस आकर उनमें उपस्थित गलत क्षारक को अलग करके उसके स्थान पर सही क्षारक को फिट कर देता है। 16वां प्रश्न है, मेटास्टेसिस क्या है, व्याख्या कीजिए। उत्तर लोगे, अबूर्ध कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है, जिसमें वे आवश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिका से स्पर्धा करती है और उन्हें पोषण के अभाव में रखती है। ऐसे अबूर्धों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थानों पर पहुंच जाती है, और जहां भी ये पहुंचती है नए अबूर्ध बनाना प्रारंभ कर देती है। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अबूर्धों का सबसे खतरनाक गुण होता है।
आगे देखो 17वां प्रश्न, जैव प्रबलीकरण क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। तो जैव प्रबलीकरण के एक तो परिभाषा लिखना है और इसके उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैव प्रबलीकरण पोषक मान बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर किया गया पादप प्रजनन जैव प्रबलीकरण कहलाता है। इतना काफ़ी है और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आप बता सकते हो विटामिन या खनिज बता सकते हो। इसके बाद इसके उद्देश्य का है ना, उद्देश्य में आपको ये टॉपिक याद कर लेना है, कम से कम 4 से 4 याद कर लेना। जैसे प्रोटीन की मात्रा व गुणवत्ता है, तेल की मात्रा व गुणवत्ता है, विटामिन की मात्रा, ठीक है, सूक्ष्म पोषक व खनिज, ये सारे आपको बता देना है। जितना पूछा है उतना ही देना है। इससे ज़्यादा दोगे तो आपका समय वेस्ट होगा और फालतू के फालतू टाइम भी लोगे और उससे ज़्यादा भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 नंबर के प्रश्न हैं, तो 3 नंबर में उससे ज़्यादा का नहीं आता। ठीक है। 18वां देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कोई 3 उपयोग लिखे। 3 उपयोग लिखना है। तो पहला देखो, गोइडल ने ई कोली के डीएनए में इस हार्मोन्स के जीन को निवेशित कर माध्यम से मनुष्य के वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण कराया। दूसरा क्या लिखोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, दूसरा लिखोगे, हिपेटाइटिस बी एक समदूपित जीन के कारण होता है, इसे प्रतिस्थापित कर वैज्ञानिकों ने इस रोग का इलाज ढूंढ लिया। तीसरा है, कृत्रिम जीन निर्माण द्वारा मानव इंसुलिन मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिए तैयार करना। ठीक है, इतना काफ़ी 3 नंबर में। इसके बाद है, शीत निष्क्रियता से उपरती किस प्रकार भिन्न है। उपरती का मतलब है डायपाज। अब मुझे डायपाज भी पता नहीं है, नहीं मुझे उपरती। ठीक है, तो आप लोगों को, चलो हम इसके उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही क्रियाएं ताप अनुकूलन से संबंधित है। प्राणियों में जब जीव प्रवास नहीं कर पाता है तो वह पलायन करके शीत ताप से बचता है। जैसे शीत ऋतुओं में शीत निष्क्रियता में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव का तरीका है। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में प्राणी पल्लवक की अनेक जातियां उपरति में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। दोनों ही क्रियाओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बच्चे रहने में सहायता मिलती। जैसे ही इन्हें उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होता है, ये अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इन अवस्थाओं में भोजन, संग्रहण, वृद्धि, गतिशीलता तथा प्रजनन क्रियाएं सुप्त हो जाती है। 20वां प्रश्न है, सामुदायिक वानिकी के कोई 3 उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो सामुदायिक वानिकी के 3 उद्देश्य आप डायरेक्ट लिख सकते हो या उसके बारे में कुछ लिख के भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। वनों में उपयोगी वृक्षों को रोपना होता है। दूसरा है, व्यक्तिगत क्षेत्रों में सहकारी सहयोग से वनों का विकास है। प्रदूषण से उत्पन्न खतरों को कृत्रिम वनों के विकास द्वारा दूर करना। विलुप्त हो रही वन्य जातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना है। आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा क्या है। मनुष्य में इसके 2 प्रभाव लिखिए। जीवाश्म ईंधनों के जलने पर ऑक्सीकरण के द्वारा सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, और ये सल्फर, ठीक है, पैदा होती है। ये दोनों गैस पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। वर्षा के दिनों में जीवाश्म ईंधन के जलने से बनी SO2 और SO3 वर्षा की बूंदों के साथ अम्लों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद है, इसमें इसके 2 प्रभाव भी दिया। देखो, त्वचा पर अगर ये पड़ जाए तो फफोले पड़ जाते। भाई अम्ल वर्षा मतलब एक प्रकार का एसिड है। ठीक है, एसिड, पानी को गर्म करोगे तो वो भी एसिड बनेगा। इसके कारण इन्फ्लुएंजा, बाइकेटिस तथा न्यूमोनिया रोग होते हैं। अगला है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं। क्या लिखना है उत्तर में। उत्तर में आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बताया है वो बुक के हिसाब से। तो पृथ्वी के ऊपर ध्रुवों पर 6 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल स्थित है, जहाँ O3 की परत उपस्थित है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अंटार्कटिका में हेली के केंद्र पर ओजोन परत की मोटाई 33 पर रह गई है। इसे ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के लिए जो मेथेन है, NO2 है, ठीक है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है इसके लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFCS गैस हेलोकार्बन वर्ग से संबंधित है।
इसमें कार्बन और हैलोजन परमाणु वाले मानव निर्मित गैस की श्रृंखला है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नोदन, एरोसॉल, डिब्बों, एयर कंडीशनरों एवं फोम के निर्माण में हो रहा है। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से के विखंडन से क्लोरीन परमाणु बनते हैं जो O3 के अणुओं को नष्ट करते हैं और O3 की परत का क्षय हो रहा है। ठीक है, O3 मतलब ये बोल रहा है, ओजोन बोल रहा है। ठीक है, ओजोन का अगर क्षरण होते जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगा। तापमान में वृद्धि होगा तो प्रदूषण मतलब जो फैल रहा है वो क्या कर रहा है, तापमान में वृद्धि बढ़ा रहा है। इसलिए वो क्या हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जैसे कि CFC क्लोरीन है, क्लोरीन और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसी तरह से क्लोरीन और ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और O दिया हुआ ना, तो ये सब क्या क्रिया करके क्या बना रहा है, यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न, मानव इंसुलिन के उत्पादन में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के योगदान का वर्णन कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका भी उत्तर क्या होगा। अल्रिच तथा उनके सहयोगियों ने, ठीक है, अल्रिच जो है 1977 के बाद की बात कर रहा है, ने चूहों में इंसुलिन बनाने वाले जीन को निष्कर्षित कर कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करने में सफलता पाई। इन लोगों ने चूहे से विशुद्ध mRNA को निकाला तथा उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से DNA का संश्लेषण किया। इस इंसुलिन संश्लेषण से संबंधित DNA को प्लाज्मिड DNA के साथ एंडोन्यूक्लिएज तथा लाइगेज के साथ जोड़कर पुनर्योजन DNA का निर्माण किया। इस पुनर्योजन DNA को ई कोलाइड के 1776 विभेद के E-2 होस्ट में स्थानांतरित कर चूहे के इंसुलिन DNA को क्लोन किया और नए वातावरण में इन जीन के ट्रांसलेशन से जैविक रूप से सक्रिय इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो ये बता रहा है कि इंसुलिन कैसे बनता है। चलो आगे देखते हैं। अब इसका चित्र दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, एक सेकंड थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया वाला दिखा है, ये पूरा चित्र अगर 4 नंबर के आसपास में आता है तो ये पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा इंसुलिन उत्पादन कैसे होता है, ये पूरा प्रक्रिया बताया ना। ऊपर से ये ऐसे आता है, फिर ये भी इस तरह से होता है जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, सेम टू सेम वैसे ही। फिर ये दोनों मिलके ये चीज़ बनाता है और फिर ये कुछ समय के बाद ये इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अथवा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, देखो स्टेम सेल तकनीक को उदाहरण सहित समझाइए कह रहे एवं उपयोगिता लिखिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखो ये है स्टेम कोशिका तकनीक। स्टेम कोशिका एक प्रकार का, देखो स्टेम कोशिका एक अवक्षेपीकृत क्या है, अवक्षेपीकृत अविभाजित अनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है तथा विभेदित, और कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर में होगा, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे है, होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिका जैसे यकृत कोशिका, रुधिर कोशिका एवं विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिका बनाने में सक्षम होती है। इनका विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तन होना विभेदीकरण कहलाता है। ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। इतना काफ़ी है और आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधा उदाहरण लिख देना है, उदाहरण, और इसके बाद इसकी उपयोगिता याद कर लेना है। ठीक है, तो उदाहरण देख सकते हो और उपयोगिता भी देख सकते हो। कितने उपयोगिता है, तो उपयोगिता यहाँ पे कुल 4 बताए हुए हैं ना। नष्ट हुए ऊतक के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया है। तो उपयोगिता की जो संख्या है वो कितना है, 4 है। तो चारों उपयोगिता आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक मिनट, 24वां प्रश्न है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए कह रहा है। तो सचित्र वर्णन करना है शुक्राणु बनने की अवस्था का। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो शुक्राणु जो है हाँ ठीक है, शुक्राणु जनन प्रजनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं। जब युग्म जनन की क्रिया विषण से होती है तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जनन उपकला द्वारा होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। अब यहाँ पे नीचे में इसके कुछ आकृति बताया है कि कैसे कैसे ये 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। ठीक है, उसके बाद
जो बड़ा वाला होता है वो फिर और दो बनाता है, अपने जैसा दो दो बनाता है, फिर वो उससे बढ़ते जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से शुक्राणु जनन होता है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यहाँ पे बताया है ना। इसके बाद इसका अथवा प्रश्न भी दिया होगा। और हाँ, इसके बारे में कुछ और जानकारी, जैसे कि ध्रुवगुणन प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था दिया हुआ है, कैसे वृद्धि करता है। ठीक है, इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट को याद कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा में देखो तो 3 पॉइंट है यहाँ पे। और इसके बाद देखो अथवा प्रश्न। अथवा प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए कह रहा है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न में आपको यही चीज़ आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलो देखते हैं। देखो, बीजांड की संरचना की बात कर रहे हैं ना, तो बीजांड वाला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो देखो, बीजांड की संरचना, बीजांड अंडाशय की दीवार में एक डंडल अवस्था वृंत, हाँ, वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। इसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिक का कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड एक द्विस्तरीय अध्यावरण से ढका रहता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही अवधारणा होती है। अवधारणा बीजांड काय को पूर्णतः नहीं ढकते, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधारीय भाग विभाग कहलाता है। यही से अध्यावरण पैदा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के टोटल आपको पूरा देख लेना है। ठीक, जितना जितना इम्पोर्टेंट हो वो सभी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, इसके जो चित्र है वो ये वाला चित्र है, बीजांड की संरचना। आप लोग देख लो, बीजांड की संरचना ये। ठीक है, इस संरचना को आपको याद कर लेना है। इसके बाद 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न में देखो, सहलगनता के प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए कह रहा है। तो इसका विस्तृत वर्णन करना है। ये बड़े प्रश्न है ना, बड़े प्रश्न मतलब ज़्यादा नंबर के। तो ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न है तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो पूर्ण क्या है, सहलगनता है। इसी तरह से ये अपूर्ण सहलगनता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक, चलो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका अथवा प्रश्न। देखो, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, इसको देख लो। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रट लेना। ठीक है, ये रहा कुछ हिस्सा, और इसको कुछ हिस्सा यहाँ से दिखाता हूँ। और इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको कम से कम 150 से 200, 100 से ऊपर होना है। 3 नंबर के हिसाब से तो 100 से ऊपर लिखना, 100 शब्दों से, इतना काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, इतना आगे दिखाता हूँ। इसके बाद इसका जो हिस्सा आया था कुछ यहाँ पे है। ठीक, एक बार पढ़ लेना। इसके बाद 26वां देखो। 26वां प्रश्न क्या है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति इससे कैसे अपने आप को बचा सकता है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ड्रग्स, एल्कोहल एवं धूम्रपान के प्रति व्यक्ति किशोर अवस्था में आकर्षित होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से किशोरों को रोकना होगा, क्योंकि चिकित्सा से रोकथाम ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल एवं ड्रग के कुप्रयोग के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए विशेष रूप से कारगर होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहला माता पिता अभिभावक से सहायता लेना, दूसरा है संकट के लक्षणों की पहचान करना। ठीक है, इसके अंदर जो पॉइंट लिखा है उसको भी याद करना है। व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा सहायता लेना, और चौथा है शिक्षा और परामर्श। ठीक है, इसको भी देखना है। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या? नहीं, बस 4 पॉइंट है, 4 याद करना है। अब अथवा प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? सहस प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट कीजिए कह रहा है ना। तो प्रतिरक्षा जो है इसके बारे में बताना है, तो ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे एक विशेष श्वेत रुधिर कोशिकाएं या ल्यूकोसाइड, जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं, शरीर प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये जैसे मैं कुछ मुख्य बता रहा हूँ आपको। और सहज प्रतिरक्षा के बारे में जब पढ़ोगे तो सहज प्रतिरक्षा के जो 4 टॉपिक है इनको भी आपको पढ़ना है। तो जैसे कि सहज प्रतिरक्षा है तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे है। फिर इस यहाँ पे देखो उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, इसको देख रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद हाँ ठीक है, यहीं तक के है। तो टोटल जितने भी प्रश्न ना आपके बायोलॉजी में जो मॉडल पेपर में था, वो सारे प्रश्नों को मैंने आपको उत्तर दे दिया।